हो गया? चलो इस क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है ना। इस बड़े से स्फीयर ने उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, उसका डेंसिटी हम रो मान लेंगे, इसका रेडियस आर दिया हुआ है। इस बड़े से स्फीयर को, इस बड़े से स्फीयर जो इस पे फोर्स लगाएगा उस फोर्स को F1 बोला गया। कितना बोला गया? F1। बड़ा वाला स्फीयर, एक पॉइंट पे एक पार्टिकल हमने इमेजिन किया, लेट है सेम मास का पार्टिकल, उस पर कुछ ना कुछ वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, उसका वैल्यू F1 है। सेकेंड टाइम में बोला कि अगर मैं इस स्फीयर से r/2 रेडियस का और एक कैविटी काट के निकाल लूँ, तो काटने के बाद ये जो रिमेनिंग स्फीयर होगा वो कितना फोर्स लगाएगा। पहले भी किया था ये नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज़ करके, राइट। तो अगर फुल स्फीयर होगा तो उसके पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो फुल स्फीयर का मास हमने कितना मान लिया, m0 मान लिया, डेंसिटी रो मान लिया, तो रो इंटू वॉल्यूम हो गया मास m0, तो 4/3 पायर को वैसे लिख दिया। और कैविटी, ये जो कैविटी है इसका रेडियस r/2 है, इसके अंदर कितना मास होगा, रो इंटू 4/3 पाई r³/8। समझ में आया? ये हो गया कैविटी का मास, करेक्ट। अच्छा, अभी अगर हमको F1 लिखना है, F1 कौन सा केस था? F1 वो केस था जब हम इस पूरे स्पेयर को कंप्लीट मानेंगे, व्हेन देयर इज नो कैविटी, राइट। तब फोर्स कितना लग रहा होगा? G m0 × m डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r द होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया, चलो G m0 × m डिवाइडेड बाई 4r²। इज दैट क्लियर? अभी सेकेंड केस में हमको कैविटी के साथ ये स्फीयर इस m पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है वो बताना है। तो टेक्निक क्या सिखाया था हमने कि मैं कैविटी को भर दूंगा, एक कंप्लीट स्फीयर इमेजिन करूंगा, प्लस और एक स्फीयर इमेजिन करूंगा जिसमें नेगेटिव मास होगा। बात समझ में आया? तो कंप्लीट स्फीयर के लिए इस पार्टिकल पे कितना फोर्स आएगा ये तो हमने पहले ही निकाल कर रखा था। और कैविटी के लिए ऑब्वियसली उल्टे डायरेक्शन में आएगा। बड़ा वाला स्फीयर अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव मास डाल देते हैं कैविटी में, तो इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तुमको ये समझ में मैंने क्या कहा? बड़े वाले स्फीयर का जो गड्ढा था उसके अंदर जो कैविटी था उसको हमने मास डाल के भर दिया, तो बन गया एक बड़ा सा स्फीयर। प्लस हमने और एक स्फीयर इमेजिन किया कैविटी के शेप का, कैविटी के साइज का, जिसमें हमने कितना मास डाला, कैविटी में जितना मास घुस सकता है उतना ही मास घुसाया, लेकिन नेगेटिव माना मास को। तो मास का साइन बदल गया ना, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बड़ा वाला स्फीयर के कारण जितना फोर्स बन रहा है G m0 × m डिवाइडेड बाई 2r द होल स्क्वायर, उसके साथ साथ हमको कैविटी का भी इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो कैविटी की जगह हमने कैविटी के शेप का और एक स्फीयर माना था जिसमें क्या नेगेटिव मास है। तो अगर पॉजिटिव मास अट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव मास क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसलिए मैंने एक माइनस साइन देके रखा है। बड़े वाले स्फीयर का जिस तरफ डायरेक्शन होगा, बड़े वाले स्फीयर का जिस तरफ डायरेक्शन होगा, हमने जो एक छोटा वाला स्फीयर माना जिसमें नेगेटिव मास है, वो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। दैट इज द रीजन मैंने माइनस डाल के रखा है। किसी को कोई डाउट इसमें? कुछ तो बोलो, ऐसे क्यों देख रहे हो कंसेप्ट? लेकिन मास तो नेगेटिव मास एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो उसमें नेगेटिव होने का तो मास तो हर रोज पॉजिटिव ही होता है। तुमने खुद ही तो बोला हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। दिस इज जस्ट कि वो तो माइनस हाइपोथेटिकल नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। दिस आर ऑल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है ना। हम यहाँ पर मास के ऊपर माइनस पुट नहीं किया मैंने। जब मैंने m1 का वैल्यू पुट किया तभी भी मैंने माइनस पुट नहीं किया, राइट। मैंने माइनस, देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखा। मैं बस ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या इमेजिन किया, एक बड़ा सा स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव मास है और एक कैविटी के शेप का स्फीयर है जिसमें क्या है? नेगेटिव मास। तो बड़ा वाला स्फीयर अगर इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, फुल स्फीयर, तो कैविटी वाला स्फीयर क्या कर रहा होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स अगर लिखना चाहूँ तो दिस माइनस दिस लिखूंगा ना, तो वही मैंने लिखा मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को यही कंसिडर कर लिया। अगर तुमको मन नहीं कर रहा तो यहाँ पर प्लस लिखोगे और m1 का जब वैल्यू पुट करोगे तो माइनस पुट कर देना, एक ही चीज़ तो आएगा। नहीं आया समझ में? m1 का जब वैल्यू पुट करो माइनस पुट करते हो। मैंने ये सब नहीं किया, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा और मुझे पता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो हमने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, जिंटी ने क्लैरिफाई किया कि कैलकुलेशन ठीक है। और एक बार चेक नहीं करूँगा। आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया। पॉज करो, क्या हुआ नमन? टैप किया बीच में? चलो यहाँ देख, लिसन।
ये भी एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इस पे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। देयर आर टू हाइपोथेटिकल मासेस m1 एंड m2। ये दोनों मासेस जो थे दे वर एट इन्फिनिटी एट द बिगिनिंग। कहाँ पर थे ये लोग? एक्चुअली इन्फिनिटी में थे, और जब ये लोग इन्फिनिटी में थे उनका स्पीड 0 था, फिर इन दोनों को रिलीज कर दिया गया। सो व्हाट विल हैपन? दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। सो पूछा गया है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम रिड्यूसेस टू d। पहले उन दोनों के बीच सेपरेशन कितना था? इन्फिनिटी। डिक्रीज होते 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 फाइनली एक वक्त आएगा कि उनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? d। ऐसे सिचुएशन में इनका वेलोसिटीज कितना है ये पूछा गया। क्या पूछा गया? इनका वेलोसिटीज। इसको कैसे करोगे? कैन यू टेल मी? क्या करें? वेलोसिटीज, विल द वेलोसिटीज बी सेम? द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू आस्क यू, तुमको क्या लगता है कि दोनों स्पेयर्स का वेलोसिटी सेम होगा या अलग होगा? अच्छा, दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो सेम है या अलग है? एक दूसरे को अट्रैक्ट, फोर्स तो सेम ही लगेगा सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फोर्स तो सेम ही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट? बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ, पहला स्पेयर दूसरे स्पेयर को जितने फोर्स से खींचेगा, दूसरा स्पेयर भी पहले स्पेयर को उतने ही फोर्स से खींचेगा। फोर्स तो सेम है, लेकिन दोनों का वेलोसिटीज कितना होगा उनके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखो, इसमें जो F लग रहा है इसमें भी F लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा दोनों का अलग अलग होगा। इसका A1 इसका A2 होगा। डू एग्री विद दिस? बिकॉज दिस इज F by m1, दिस इज इक्वल टू व्हाट? F by m2। समझ में आया? देखो ये सिचुएशन बहुत बार आएगा, सो इट इज ऑब्वियस एज बिकॉज दोनों बॉल्स का एक्सेलरेशन अलग अलग था, तो दोनों का वेलोसिटीज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जब ये दोनों d डिस्टेंस पे है, इसका वेलोसिटी मैंने v1 मान लिया, इसका वेलोसिटी मैंने v2 मान लिया। इज दैट क्लियर? तो v1 और v2 का वैल्यू पूछा गया है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर आर टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स यू नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व दिस। सो कैन यू टेल मी एनी वन ऑफ द इक्वेशन? कम ऑन, कैन आई से दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड? कम ऑन यार, अगर मैं दोनों स्पेयर्स को एक साथ कंसिडर करूं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज दोनों का फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट, राइट? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? दे वर नॉट मूविंग। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? m1 इंटू v1 प्लस, मार खाओगे, दो बार बार बोला, कितना बार सिखाया है, इसलिए तो एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते। डायरेक्शन देना, डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एक पॉजिटिव की तरफ है तो दूसरा नेगेटिव की तरफ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि m1 इंटू v1 इज इक्वल टू व्हाट? m2 इंटू v2। दिस इज इक्वेशन 1। वन मोर इक्वेशन, कम ऑन, ऑब्वियस। बट फोर्स वेरिएबल है यार, फोर्स वेरिएबल है या नहीं है? इस विल कीप ऑन चेंजिंग, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिसाइड्स दैट इट्स वर्क पावर एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। कि इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? एंड द ओनली फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द स्पेयर्स इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, which means we will be able to conserve mechanical energy of the system. That means initial mechanical energy of the system will be equal to the final mechanical energy of the system. सीखो इन सब चीज़ों को, वक्त आ चुका है। Is that clear? So what is the initial mechanical energy of the system? Potential energy 0, kinetic energy भी 0. So what is the final mechanical energy of the system? First tell me about their potential energy. दो ही स्पेयर्स है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगा, दोनों के सेंटर के पीछे d डिस्टेंस है, तो हम क्या लिख देंगे? साइन के साथ माइनस g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई व्हाट? g प्लस दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम? दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। समझ में आया? अभी क्या करोगे? यहाँ से v2 का वैल्यू निकालोगे, है ना, और यहाँ पुट कर दोगे, तो यहाँ से तुमको v1 पता चल जाएगा। एक बार v1 पता चल गया, वहाँ से तुम v2 निकाल पाओगे। ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, कंप्लीट करना है तुमको। इज दैट क्लियर? कैसे करना है समझ में आ गया? टेक्निक याद रखना इन सब चीज़ों को। ओके फाइन, कॉपी करो, पॉज। देखो, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, इसका टोटल मास कितना है? कैपिटल है, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इसके डायमीटर के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टली एक रॉड को रखा गया है जिसका लेंथ l है और उसका मास क्या है? m। तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो पूछा गया। क्या पूछा गया? फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कैसे निकालोगे? चलो 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 यहाँ देखो, कैन एनीवन गिव मी एनी आइडिया कि इसको कैसे निकालना है?
ओके फाइन, यहाँ देखो एक स्फीयर है, तो ये स्फीयर जो इस रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो एक बात बताओ, क्या रॉड के हर एक पॉइंट पे इस स्फीयर के कारण जो फोर्स लग रहा है, इज इट द सेम और विल इट बी डिफरेंट? It will be different. This portion will be experiencing more force. This portion will be experiencing less force. So total force निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा. Do you agree with this? सारे फोर्सेस को अलग अलग है उनका वैल्यू. मैं क्या करूँगा, पहले एक छोटे से एलिमेंट में कितना फोर्स लगता है वो निकालूंगा. मैं क्या करूँगा, किसी एक रॉड के छोटे से एलिमेंट पे कितना फोर्स लगता है वो निकालूंगा, उसके बाद इंटीग्रेट करके निकालेंगे. इज दैट क्लियर? इंटीग्रेट क्यों करेंगे वो समझ में आया? बिकॉज हर एक पॉइंट में जो फोर्स लग रहा है वो क्या, वो अलग अलग है. तो ध्यान से देखना कि यहां से x डिस्टेंस पे अगर मैं यहां पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लेता हूं, इसमें dm मास रहता होगा. dm मास का वैल्यू क्या होगा, m/l इस मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड. सो m/l, कोई डाउट इसमें? m/l into dx, m/l is nothing but what, linear mass density. तो m/l into dx dm का वैल्यू. तो इस dm पे ये जो dm दिख रहा है, this is actually at a distance of x from the center of the sphere. And for an outside point, ये जो point है इस स्फीयर से बाहर है. तो outside point के लिए अगर मुझे फोर्स निकालना है तो स्फीयर के टोटल मास को हम सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. तो तुमको यहाँ पर एक पॉइंट मास दिख रहा है, इसका वैल्यू कैपिटल M है. वो इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगाता है वो हमको बताना है. कितना फोर्स लगाएगा इस तरफ, df, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, बोलो ना. तो df का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला g कैपिटल M इंटू dm है ना, g कैपिटल M इंटू dm डिवाइडेड बाई डिस्टेंस द होल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर. तो इसको ध्यान से लिखते हैं, दैट इज g कैपिटल M, dm की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/l, राइट. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी. देखो हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अट्रैक्टिव ही होगा, ऐसा ही होगा. तो सारे फोर्सेस जो होंगे दे आर एक्चुअली वेक्टर्स, दे आर एक्चुअली पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. इफ वेक्टर्स आर पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन वी कैन डायरेक्टली ऐड देम जस्ट लाइक स्केलर्स. तो हमको टोटल फोर्स निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. कैन यू टेल मी एक्स का लिमिट कहाँ से चालू होता है, वेयर इज द फर्स्ट एलिमेंट लोकेटेड. x का इनिशियल लिमिट r है, x is equal to what, r, because x is the distance measured from the center and this is the first element, and the first element is at a distance of r and the last element is at a distance of r plus l. तो ये यहाँ का जो लास्ट एलिमेंट है that is r plus l. हो गया, this is how you solve the problem. अभी तो बस इंटीग्रेट ही करना है. तो this is f that is equal to g कैपिटल M छोटा m डिवाइडेड बाई l, ऐसा आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dx by x square is what, -1/x है ना. सो -1/x, और लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, r से लेके r plus l तक. सो माइनस दैट इज g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई l. दिस इज 1/r plus l माइनस 1/r. इज दैट क्लियर? ओके. The force in this case is -g capital M small m divided by L, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, this is R into R plus L, और यहाँ पर R ये होगा. सो प्लस और माइनस R चला गया, ये माइनस ही माइनस प्लस हो जाएगा. तो G कैपिटल M स्मॉल m छोटा l डिवाइडेड बाई व्हाट, नीचे भी क्या है ना, R into R plus L चला गया. सो दिस इज G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पर R plus L. दिस इज द फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना, ठीक है, पक्का. चलो पॉज. हो गया. चलो ये क्वेश्चन देख. सो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई प्लैनेट मूव करता है, इट मूव्स अराउंड द सन, और उसका जो पाथ है इट इज इन द शेप ऑफ एन एलिप्स. अच्छा, तो एक प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो पूछा है द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम D to A and then from A to B, जो टाइम लगेगा उसको, और B to C and then from C to D, वो जो दोनों टाइम लगेगा, दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा, कौन किससे बड़ा या इक्वल या छोटा, वो बताना है. बोलो. टाइम टेकन
by the planet to move from D to B, DAB, and time taken by the planet to move from B going through C to D, दोनों टाइम्स के बीच कैसा रिलेशन होगा? इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा, ये पूछा गया। DAB ज़्यादा टाइम लगेगा। DAB ज़्यादा टाइम लगेगा, ओके फाइन, एक आंसर है DAB ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब टाइम टेकन बाय DAB इज मोर देन टाइम टेकन बाय BCT। एनीथिंग एल्स? DAB ज़्यादा होगा, क्यों? हाँ हाँ, एरिया स्वेप्ट तो सेम ही रहेगा, इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा, कैपलर्स का सेकंड लॉ, तो वेलोसिटी इज द एरिया स्वेप्ट सेम? दिस इज द एरिया स्वेप्ट इन केस ऑफ DAB। इक्वल टाइम में DA/dt नहीं, टाइम के बारे में पूछा गया है, इक्वल टाइम बोला नहीं है। नहीं, मतलब DA/dt रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसके लिए उधर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। हाँ, पॉइंट में A पॉइंट में कम होगा, तो टाइम उसको उसमें ज़्यादा लेना होगा, तभी कांस्टेंट वैल्यू देगा। इधर देखो, तुम पहुँचते पहुँचते गलत बोल दिया। इधर सुनो, देखो पार्टिकल D to A to B गया है, राइट, DA, तो उसने कितना एरिया स्वीप किया, देख रहे हैं, इतना एरिया स्वीप किया। और जब वो B to C जाएगा और C to D जाएगा, तब वो इतना एरिया स्वीप करेगा। अभी बोलो कौन सा एरिया स्वेप्ट ज़्यादा है? ये क्रॉस वाले एरिया स्वेप्ट ज़्यादा है। और एरिया को स्वीप करने में टाइम क्या लगता है? पर यूनिट टाइम सेम अमाउंट ऑफ, पर यूनिट एरिया सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। तो एज बिकॉज यहाँ पर कम एरिया स्वीप हुआ है तो टाइम भी कम लगा होगा, और यहाँ पर ज़्यादा एरिया स्वीप हुआ है तो टाइम भी क्या लगा होगा? ज़्यादा लगा होगा। तो हम ये कहेंगे टाइम टेकन BCT विल बी मोर देन द टाइम टेकन DAB। बात समझ में आ? एक तो ये टेक्निक है। दूसरा टेक्निक क्या है? देखो, अगर जब वो प्लैनेट BAD वाले पोर्शन में मूव कर रहा है, इट इज़ क्लोजर टू सन, और सन के पास होने से उसका स्पीड ज़्यादा होता है, तो टाइम कम लगेगा उस पाथ को कवर करने में। लेकिन ये वाला जो पाथ है B to C, C to D, यहाँ पर प्लैनेट इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द सन, तो इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा, तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। याद रहेगा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा जाता है। पोस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वी हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट एस्केप वेलोसिटी, राइट, वी हैव ऑल हर्ड अबाउट एस्केप वेलोसिटी। तो बोला कि अर्थ के सरफेस पे अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी से ऊपर शूट करता हूँ, तो वो कितना ऊपर तक जाएगा? ऑब्वियसली वो तो एकदम चला नहीं जाएगा। एस्केप वेलोसिटी या एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड से अगर हम शूट करते हैं तब वो रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन हमने शूट कितना किया? 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, तो वो बहुत ऊपर जाएगा। तो कितने हाइट तक जाएगा वो पूछा गया। कैसे करें इसको? बहुत सिंपल है, कितने हाइट तक जाएगा? इसका मास मान लेता हूँ, 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी से शूट किया गया, लेट्स से ये h हाइट तक जाता है, तो उस टॉप पॉइंट में उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh सबका सर फोड़ूंगा, इतना ऊपर जाएगा ये, उधर mgh यूज़ कर सकते हैं? mgh हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब g कांस्टेंट रहता है, मैंने इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी है, 75% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी है, मतलब कहाँ तक जाके पहुँचेगा? बहुत ऊपर। इतने ऊपर में हम mgh वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, नहीं यार समझ में? क्या क्या मैंने कहा कि 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी है, तो एस्केप वेलोसिटी का 75% से अगर तुम शूट करोगे तो पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा? बहुत ऊपर जाएगा। इतना ऊपर जाने से जी का वेरिएशन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तब हम mgh वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। mgh हम कब यूज़ करते हैं? जब हम जी को कांस्टेंट मानते हैं। बट इतना ऊपर अगर जाएगा पार्टिकल तो जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, तो mgh तो सोचना ही मत। तुम अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहोगे तो बेसिक जो पेरेंट फार्मूला है, व्हाट इज द पेरेंट फार्मूला? -g m1 × m2/r, वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा तुमको इन दिस केस। तो कितने हाइट तक जाएगा, कैसे निकाले इस प्रॉब्लम को? आई वांट द इक्वेशन, जस्ट टेल मी सर ये अप्लाई करेंगे, बोलो। वी शैल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई ग्रेविटेशन का 99% ऑफ द प्रॉब्लम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ होगा। ये कोई याद रखने का चीज़ नहीं है, यू शुड हैव द फील ऑफ इट। अगर तुमने इसको शूट किया है, अगर मैंने बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, कितना हाइट तक जाएगा तुम कैसे निकालते हो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही तो निकालते हो।
तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कैन यू टेल मी, हमें कौन से दो पोजीशंस के बीच लगाऊं? अगर मैं एनर्जी को कंजर्व करूंगा तो व्हाट आर द टू पोजीशंस, जिन दो पोजीशंस की एनर्जी को मैं इक्वल लिखूंगा? अर्थ के सरफेस पे ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अर्थ के सरफेस पे अगर मैं एनर्जी लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ m 3/4 ve द होल स्क्वायर। क्या इसके सरफेस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा? दिमाग खराब है? क्यों नहीं होगा? यहाँ पर पार्टिकल है तो अर्थ के सारे मास को हम यहाँ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। कम ऑन यार, अर्थ के सरफेस पे वो पार्टिकल है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको बताना है, हम अर्थ के सारे मास को कहाँ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं? सेंटर पे। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? तो यहाँ पर अर्थ के सारे मास को अगर हमने यहाँ पर कंसंट्रेट कर दिया तो डेफिनेटली अर्थ के सरफेस पे जो वो पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। और वो फॉर्मूला क्या होगा? -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय हम क्या लिख देंगे? RE। कुछ आ रहा समझ में? ओके, सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। टॉप मोस्ट पॉइंट में चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय RE प्लस H, because you have to measure the distance from the center of earth, because we have assumed the entire mass of the sphere to be concentrated at the center of the sphere। आया समझ में? बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बिकॉज देखो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √2G RE, बट यहाँ पर सब कैपिटल G के फॉर्म में है तो छोटा g को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल GM बाय RE स्क्वायर था ना, तो ये चला जाएगा। याद आया? क्यों ऐसा किया देख के समझ में आ रहा है? G कैपिटल M, G कैपिटल M है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज m/2 और ये कितना होगा? 9/16। एस के वेलोसिटी द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gm डिवाइडेड बाय व्हाट? RE। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -G कैपिटल M स्मॉल m बाय व्हाट? RE। और ये कितना हो जाएगा? -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय व्हाट? RE प्लस H। अभी तुम इसको सॉल्व करोगे, एक्सेप्ट H एवरीथिंग इज नोन। दिख रहा है नहीं दिख रहा? इसके बाद सॉल्व करोगे तो तुमको फाइनली H का वैल्यू पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज एनर्जी कंजर्वेशन। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? चलो बंद करना, आज के लिए इतना ही। तुम लोगों को शीट दिया था ना ग्रुप